सो डियर स्टूडेंट्स, हम मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए डिफरेंट केसेस हमने पढ़े थे इलास्टिक कोलिजन के वन डायमेंशन में। और आम तौर पे जब देखा जाता है कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है ऑल ऑफ द केसेस में, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब कोई बॉम्ब फटता है या फिर कोई बुलेट फायर की जाती है किसी गन से, तो तब शायद उन्हें लगता है कि मोमेंटम जो है वो अब कंजर्व नहीं रहा। तो यहाँ पे इसलिए एक आर्टिकल जो है मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस को शामिल किया गया है निसाब में, ताकि बच्चे को समझ आए कि किस तरह से इन एवरी टाइप ऑफ द केस जो है, हर तरह का जो केस होगा, चाहे वो एक्सप्लोजन का केस है, बॉम्ब के फटने का केस है, तमाम केसेस के अंदर जो मोमेंटम है उसकी वैल्यू हमेशा के लिए कांस्टेंट रहती है। लेकिन इस लॉ को समझने के लिए ज़ाहिर है पहले हमें जहन में बिठाना होगा कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ज़रा ये जहन में रखें कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बॉम्ब है, तो वो हवा के अंदर फट जाता है। मिड ऑफ द एयर के अंदर एक बॉम्ब जो है, उसका शेल जो है, बॉम्ब एक शेल की फॉर्म में होता है, वो शेल जो है वो एक्सप्लोड कर जाता है, वो फट जाता है। तो फटने से पहले जो उसका मोमेंटम था वो हम कैलकुलेट करते हैं, और उसके एक्सप्लोजन के बाद, उसके फटने के बाद जो दोबारा उसके जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे, जो उसके पीसेस हो जाएंगे, उनका मोमेंटम हम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन वाकई बराबर था टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन के। तो यहाँ पे देखें मेरे पास, लेट से हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक बॉम्ब है या एक शेल है जो कि फॉल कर रहा है विद इन द एयर। तो ये देखें, ये उसकी फॉलिंग के दौरान उसका मास जो है वो m है और उसकी जो वेलोसिटी है वो v है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम बनेगा। मोमेंटम की डायरेक्शन डेफिनेटली नीचे की तरफ शो की जाएगी। वजह क्या है कि वेलोसिटी डाउनवर्ड है। तो जिस तरफ वेलोसिटी होती है मोमेंटम भी उसी तरफ होता है। तो ये देखें, मैंने ये एक वेक्टर की फॉर्म में उसको शो कर दिया है कि लेट्स से कि इट इज़ द मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन। ये एक बॉम्ब है जो कि नीचे गिर रहा है हवा के अंदर। इस पोजीशन पे जब पहुंचता है तो वो फट जाता है, और फटने के बाद इसके दो पीसेस हो जाते हैं। एक पीस जो है लेट्स से कि फटने के बाद जो है, इसके दो पीसेस में से वन ऑफ द पीस जो है वो इस तरफ मूव करता है, इस तरफ चला जाता है, और जो सेकंड पीस है वो आफ्टर द एक्सप्लोजन वो इस तरफ चला जाता है। ये देखें, ओके हो गया। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लोजन होगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के ऊपर ये जो है ये एक्सप्लोड हुआ, फट गया। फटने के बाद इसके दो पीस हमने कंसिडर कर लिए। अब लेट्स से कि इसका जो मास था वो m1 है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है। तो लिहाजा इसका जो मोमेंटम बनता है, जो कि इस तरफ जा रही है बॉडी, ये जो पीस है ये इस तरफ जा रहा है, तो ये मोमेंटम आ जाएगा m1 v1 इस डायरेक्शन में। और लेट्स से कि जो इस पीस का मोमेंटम है वो m2 है और इसकी वेलोसिटी जो है वो v2 है। तो इस रिस्पेक्ट से इसका जो मोमेंटम बनेगा वो आ जाएगा m2 v2, और उसका ये वेक्टर मैंने शो कर दिया। ये जो वेक्टर्स हमने बनाए हैं ये उसके मोमेंटम के वेक्टर हैं आफ्टर द एक्सप्लोजन। m1 v1 एक पीस का मोमेंटम आ गया, और m2 v2 दूसरा जो पीस हुआ था उसका मोमेंटम आ गया। जिस तरफ वो दोनों मूव कर रहे थे उसी तरफ वेक्टर की डायरेक्शन जानी है। अब देखें, फटने से पहले जो मोमेंटम था वो mv के बराबर था। mv से मुराद है ये वेक्टर, फटने से पहले जो मोमेंटम है उसको शो कर रहा है, ये जो वेक्टर है। यानी बिफोर एक्सप्लोजन जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम है वो इसके लेंथ के बराबर है और डायरेक्शन इस तरह है। अब आफ्टर द एक्सप्लोजन जो है वो मोमेंटम कितना है, हम दोनों इन वैल्यूज़ को ऐड अप कर लेते हैं। मेरे पास ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक आपको पता है कि वेक्टर को जो हमने टोटल मोमेंटम निकालना है ना, जमा करते हैं सारे मोमेंटम को आफ्टर द एक्सप्लोजन, तमाम पीसेस के मोमेंटम को। हमारे पास दो ही पीस हमने एज्यूम किए हैं, तो दोनों के मोमेंटम को हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक जमा करेंगे, क्योंकि वेक्टर की एडिशन करनी है। तो वेक्टर की एडिशन हेड टू टेल रूल से होती है, सिंपल एडिशन तो नहीं ना होती। तो इसलिए हम इन दोनों को हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करते हैं। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक पहला वेक्टर आप प्लॉट करते हैं। ये देखिए, मैंने फर्स्ट वेक्टर जो है ये प्लॉट कर दिया, m1 b1, ये फर्स्ट वेक्टर आ गया, फर्स्ट किया।
सेकंड की टेल फर्स्ट के हेड से मिलती है। तो ये देखें, ये जो सेकंड की टेल थी मैंने इसको फर्स्ट के हेड से मिला दिया, ये देखें सेकंड की टेल फर्स्ट के हेड से मिला दी। और जो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर थी वो आपने चेंज नहीं करनी, यानी यूँ समझे कि इस वेक्टर को उठाया और यहाँ पे ले आए। तो ये देखें, ये इस वेक्टर को उठाया और यहाँ पे ले आए, ये एडिशन कर दी हमने, ये आ गया m2 v2। ओके हो गया जी। तो ये m1 v1 हमारे पास एक वैल्यू थी मोमेंटम की फर्स्ट पीस की, और m2 v2 जो है ये सेकंड मोमेंटम है। दोनों मोमेंटम्स को जमा किया, दोनों मोमेंटम्स को जमा करने के बाद अब रिजल्टेंट वेक्टर प्लॉट करेंगे, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड कर रहे हैं। तो फर्स्ट की टेल ये है, लेट्स से कि ये फर्स्ट की टेल है और ये लास्ट का हेड है। तो फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ये मिलाते हैं, ये देखें फर्स्ट की टेल लास्ट के हेड से मिल गई, ये रिजल्टेंट मोमेंटम आ जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ये हमारे पास टोटल मोमेंटम आया है आफ्टर द एक्सप्लोजन। अब कंपैरिजन होना चाहिए, लेट्स से कि मैं इसको फर्जी फिल वक्त जो है वो एम कैपिटल एम और कैपिटल वी का नाम दे देता है। बिफोर एक्सप्लोजन जो मोमेंटम था वो एम वी के बराबर था, और आफ्टर एक्सप्लोजन जो मोमेंटम आया है वो कैपिटल एम वी के बराबर है, ताकि आपको ज़रा सिर्फ फ़र्क महसूस हो कि बिफोर एक्सप्लोजन कौन सी क्वांटिटी थी और आफ्टर एक्सप्लोजन। अब आप मुझे देखें इन दोनों वेक्टर्स में कोई फ़र्क बताएं। कोई फ़र्क नहीं है। बिफोर एक्सप्लोजन जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, क्योंकि मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है ना जी। तो बच्चों ये ध्यान में रखना है कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर अगर एक जैसे हैं तो मोमेंटम एक जैसा है। तो इसका मतलब बिफोर एक्सप्लोजन जो वेक्टर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और उसकी मैग्नीट्यूड इतनी है, यानी लेट्स से कि सपोज के इतनी लेंथ है। तो ये बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम है, मैग्नीट्यूड इसकी इतनी है और डायरेक्शन डाउनवर्ड है। आफ्टर एक्सप्लोजन देख लें बेशक कि मैग्नीट्यूड उतनी ही है और डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, तो मोमेंटम में कोई फ़र्क नहीं है। बिफोर एक्सप्लोजन जो मोमेंटम था वो आफ्टर एक्सप्लोजन के बराबर रहा है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपकी हेल्प के लिए, कि अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है तो आप इसको रिप्लाई कर सकें कि मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस में क्या है। एग्जांपल 1 हमने ली है, इसमें 2 एग्जांपल है, एक बुलेट की एग्जांपल है वो भी हम देखते हैं कि व्हेन ए शेल एक्सप्लोड्स इन मिड एयर कीपिंग इन माइंड दैट मोमेंटम इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, we could see from figure, हम यहाँ पे we could see from the figure that the total momentum before explosion of shell is equal to the total momentum of its fragments, which is calculated by summing up by head to tail rule। यानी टोटल हम फिगर से हम देख सकते हैं कि जो टोटल मोमेंट, पहले तो ध्यान में बैठाएं कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब बैठा लिया तो फिर ये ध्यान में बैठाएं कि हमने उसका मोमेंटम जो कैलकुलेट करना है वो हेड टू टेल रूल से करना है। तो इसलिए लिखा गया है कि विच इज़ इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ इट्स फ्रेगमेंट्स, वो उसके फ्रेगमेंट्स के मोमेंटम के बराबर है, विच इज़ कैलकुलेट बाय समिंग अप बाय हेड टू टेल रूल, जिसको हमने कैलकुलेट किया है, जिसको हमने सम अप किया है किस तरीके से, हेड टू टेल रूल से। तो हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1 हो गई है। एग्जांपल 2 जो है वो बुलेट की एग्जांपल है कि जब आप फायर करते हैं एक बुलेट को तो स्टूडेंट्स हम सेकंड एग्जांपल जो है वो कंसीडर कर रहे हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है ये एक गन है, उसके साथ हमने फायर किया है और बुलेट जो है वो फायर की गई है, उसका मैस m है, स्मॉल m है और इसकी वेलोसिटी v है। तो ये एक मोमेंटम के साथ यहाँ से बाहर निकली है। बिफोर फायरिंग इसका मोमेंटम जो था वो 0 था और आफ्टर फायरिंग जो है वो भी 0 रहना चाहिए। तो वो कैसे मुमकिन है देखें, लेट्स से कि मैस ऑफ द बुलेट जो है वो स्मॉल m है और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो है वो स्मॉल v है। तो इसका अगर वेक्टर प्लॉट करते हैं तो देखें ये mv लेट्स से कि इसका मोमेंटम बनता है। तो ये है मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग, फायर करने के बाद जो मोमेंटम है बुलेट का वो ये है। अब देखें लेट्स से कि हमने बोला है कि जो मैस है उसका गन का वो कैपिटल M के बराबर है और जो इसकी वेलोसिटी है वो कैपिटल V के बराबर है। तो बिल्कुल इतने ही मोमेंटम के साथ अगर गन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है, ये देखें गन जो है बिल्कुल एग्जैक्टली इतने ही मोमेंटम के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो ये टोटल मोमेंटम जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दो जब वेक्टर अपोजिट होते हैं तो उनका नेट इफेक्ट जो है वो मैग्नीट्यूड में अगर बराबर हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं तो वो नेट इफेक्ट 0 आता है। तो इसका मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग 0 है
और आफ्टर फायरिंग भी ज़ीरो है। लेकिन देखें, हमें जहन में बिठाना था कि ये वेक्टर है, तभी हम इसको ज़ीरो मान सकते हैं, क्योंकि जितने मोमेंटम के साथ बुलेट फारवर्ड गई है, गन उतने ही मोमेंटम के साथ पीछे आती है। तो ये एक बड़ी फ़नी चीज़ भी होती है। बाज़ दफ़ा लोग जो हैं वो फायर करते हैं फ़र्स्ट टाइम और इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि मोमेंटम ने कंजर्व रहना है। जितने मोमेंटम के साथ बुलेट ने आगे जाना है, उतने ही मोमेंटम के साथ गन ने पीछे आना होता है। तो बिल्कुल ऐसे नाक के पास रख के फायर करते हैं। तो जब वो फायर करते हैं तो बुलेट तो आगे चली जाती है, लेकिन गन का उन्हें अंदाज़ा ही नहीं कि बैक पे आनी है, तो वो सीधी नोज़ के ऊपर आके लगती है, तो नोज़ फट जाती है, बाद दफ़ा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ज़ख़म हो जाता है। तो बहरहाल ये एक रिस्की काम भी है। तो जो लोग एक्सपर्ट हैं वो पहले इस चीज़ का अंदाज़ा रखते हैं और वो हार्ड ग्रिप रखते हैं उसके ऊपर, गन के ऊपर, ताकि जो मैस ऑफ द गन है वो और ज़्यादा हो जाए। जब आप हार्ड ग्रिप लेंगे ना गन के ऊपर, तो यूँ समझे कि फिर जो मैस ऑफ द गन जो है वो आपका मैस भी गन के अंदर शामिल हो गया, ऐड हो गया, तो मैस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जो मैस ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वेलोसिटी जो है वो गन की बहुत ही कम हो जाएगी, पूरी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बहुत ही कम हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कैसे इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहा हूँ इस पर, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई किया कि मोमेंटम बिफोर फायरिंग मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द फायरिंग। अब मोमेंटम बिफोर फायरिंग जो है वो तो ज़ीरो है, क्योंकि गन और बुलेट दोनों फ़िलहाल रेस्ट पे हैं। सो बिफोर फायरिंग तो मोमेंटम ज़ीरो है, क्योंकि गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे थे। और मोमेंटम आफ्टर फायरिंग जो है वो हम लिखेंगे बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम। ये बुलेट का मोमेंटम और ये गन का मोमेंटम, ये टोटल मोमेंटम आ गया आफ्टर द फायरिंग, ये टोटल मोमेंटम है बिफोर फायरिंग। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस एम वी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू वी। यहाँ से वी कैलकुलेट करें अगर, तो वो बराबर आ रहा है माइनस एम वी ओवर कैपिटल एम इज इक्वल टू वी। तो ये है वी, ये वी क्या चीज़ था, कैपिटल वी है। ये कैपिटल वी क्या चीज़ थी, ये कैपिटल वी वेलोसिटी ऑफ द गन है। तो वेलोसिटी ऑफ द गन जो है वो नज़र आ रहा है अपोजिट है किसके, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट के, क्योंकि मैथ तो स्केलर होता है। इधर ये वेक्टर है और इधर ये वेक्टर है, और ये दोनों आप वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी क्या मतलब है कि जो वेलोसिटी है बुलेट की और जो वेलोसिटी है गन की, ये एक दूसरे के अपोजिट है। यानी वेलोसिटी जो है वो बुलेट की वो आगे की तरफ है और गन की वेलोसिटी पीछे की तरफ है। अब इसकी मैग्नीट्यूड कम से कम होनी चाहिए, ताकि जो नुकसान है या कोई ज़ख्मी होने का ख़दशा है, जो क्योंकि उसने वापस आना है, तो वो कम वेलोसिटी के साथ आए। तो वो ऐसा ही हो सकता है कि मैस ऑफ द गन जो है वो हाई हो। अब मैस ऑफ द गन इतना भी ज़्यादा हाई नहीं किया जा सकता, लिहाजा आप उसको जब आप उसके एक मज़बूत ग्रिप के साथ जब उसको होल्ड करेंगे, स्ट्रांगली होल्ड करेंगे मज़बूत ग्रिप के साथ, तो उस वक्त जो मैस आपका है वो भी मैस ऑफ द गन के अंदर ऐड हो जाएगा। तो मैस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो वेलोसिटी जो है वो फिर रिकॉइल वेलोसिटी जो पीछे की तरफ आनी है वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, तो हम इसको लिख लेते हैं। सो हमने इसको रिज़ल्ट को एक्सप्लेन भी कर दिया, लिख भी दिया। सो दिस रिज़ल्ट शोज़ दैट द वेलोसिटी ऑफ गन इज़ अपोजिट टू द बुलेट एंड इट्स वैल्यू विल डिक्रीज़ फॉर ए मैसिव गन। जब मैसिव गन होगी तो उसकी वैल्यू फिर कम हो जाएगी। तो ये एग्जांपल थी दो हमारे पास मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस से रिलेटेड जो हमने डिस्कस कर दी हैं। सो बच्चों, हम मोमेंटम का जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो रेगुलर लाइफ के अंदर उसकी एग्जांपल्स भी हमारे पास सामने आती जा रही हैं। तो रॉकेट प्रोपल्शन जो है ये भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड। आप ज़रा देखें, कभी आपने एक लंबा सा बैलून लिया हो और उस बैलून को आपने इस तरह से फुला के और हवा के अंदर उसको छोड़ दिया हो, उस बैलून को यहाँ से मतलब फुला के अच्छी तरह से, तो उसको आप रिलीज़ कर दें एयर के अंदर। तो जैसे ही आप उसको रिलीज़ करेंगे एयर के अंदर, तो प्रेशर के साथ ये जो गैस है ना, यानी हमने उसको बांधना नहीं है रस्सी के, अपना धागे के साथ उसको टाई करने से पहले उसको आप रिलीज़ कर दें, तो प्रेशर के साथ जो एयर है वो बाहर आती है। और ये जो बैलून है इसका फ़र्ज़ किया इस एयर का मोमेंटम mv है, और जो बैलून है उसका मोमेंटम कैपिटल mv है।
तो होता क्या है कि जितने मोमेंटम के साथ एयर ने बाहर आना है उतने ही मोमेंटम के साथ इस बैलून ने ऊपर जाना है। तो मतलब क्या है कि बैलून ऊपर की तरफ इसीलिए वजह से जाता है क्योंकि मोमेंटम ने कंजर्व रहना है कि जितना मोमेंटम एक डायरेक्शन में पैदा हुआ है उतना ही मोमेंटम जो है वो ऊपर में अपर डायरेक्शन में पैदा होगा, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वरना तो मोमेंटम कंजर्व नहीं ना रहेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की कंडीशन ही ये है कि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहना है। तो टोटल मोमेंटम तभी ज़ीरो रह सकता था, कांस्टेंट रह सकता था कि जितना मोमेंटम एयर का डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है उतना ही मोमेंटम ऊपर पैदा हो। तो ऊपर मोमेंटम पैदा करने के लिए बैलून का ऊपर जाना ज़रूरी बनता था। इस वजह से जब आप बैलून फैलाते हैं और उसको छोड़ते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है। अब इसी एग्जांपल को हम फिट करते हैं रॉकेट के ऊपर भी 100% यही केस है। इस छोटे से फिनोमेना को देख के रॉकेट जो है उसको डिस्कवर किया गया। सो बच्चों, हम इसी कंसेप्ट को रॉकेट के ऊपर अप्लाई करते हैं। रॉकेट में भी यही केस है। रॉकेट के अंदर ज़रा स्पेशल किस्म के इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जो इस प्रोसेस को फास्ट करते हैं, यानी जो नीचे से बेस से बैलून की बेस से जो गैसेस एयर बाहर आ रही थी वो बड़ी स्लो स्पीड के साथ थी, लेकिन रॉकेट के अंदर स्पेशल किस्म के इंजन होते हैं जो उसकी स्पीड को बर्निंग प्रोसेस, बड़ी अच्छी किस्म की फर्नेसेस होती हैं जिनका बर्निंग प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ ये गैसेस जो हैं ये बाहर की तरफ मूव करती हैं। और ये स्पीड जो है, और ये स्पीड पता है आपको कि ये 4000 मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। 4000 मीटर पर सेकंड ये है वेलोसिटी ऑफ द गैसेस which are burn out at the base of the rocket and emerge out of its base, जो इसकी बेस से बाहर आती हैं और इतनी स्पीड के साथ बाहर आती हैं। अब इतनी स्पीड जो है वो कैसे हासिल की जा सकती है? वो एक ही तरीका है कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूल जब बर्न करेंगे एब्रप्ट, तो तभी ऐसा मुमकिन है। तो इसलिए अगर आप 10,000 किलोग्राम फ्यूल एक सेकंड के अंदर बर्न करते हैं तो तब जाके ये स्पीड मिलती है। इसलिए इसका जो मोमेंटम है काफ़ी हाई होता है बैलून के मुकाबले में, तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये इसका मैस है गैसेस का जो कि बर्न हो रहा है। लेट्स से कि हम उसको बोल देते हैं कि ये m के बराबर है। तो m जो मैस है ये डेफिनेटली एक यूनिट टाइम के अंदर बर्न, और हम इसको m डैश बोलते हैं क्योंकि m डैश का मतलब है कि मैस विच विल बी बर्न आउट पर यूनिट टाइम, यानी इसके अंदर टाइम भी शामिल है ना, खाली एक दफ़ा थोड़ी बर्न होना है इसने कि हम इसको पक्का फिक्स कर दें। तो ये मैस पर यूनिट टाइम है, यानी 10,000 किलोग्राम पर सेकंड, तो हम इसको m डैश बोल रहे हैं। तो ये मोमेंटम है किसका? रॉकेट का, रॉकेट की गैसेस का। तो इतने ही मोमेंटम के साथ फिर रॉकेट ऊपर जाता है। यही वजह है कि रॉकेट की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेट्स से कि mv जो मोमेंटम है वो किसका है? रॉकेट का। जितने मोमेंटम के साथ गैसेस ने बाहर आना है उतने ही मोमेंटम के साथ रॉकेट ने ऊपर जाना है। mv, स्मॉल mv जो है ये मैस है किसका? ये मोमेंटम है किसका? रॉकेट का। और कैपिटल mv जो है स्मॉल m डैश v जो है ये मैस है, ये मोमेंटम है गैसेस का, और कैपिटल mv जो है ये मोमेंटम है रॉकेट का। तो टोटल मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जितना मोमेंटम नीचे पैदा हुआ उतना ही मोमेंटम ऊपर हो गया। दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, टोटल मोमेंटम ज़ीरो के बराबर आ जाएगा जो कि रॉकेट के स्टार्ट होने से पहले का मोमेंटम था। तो इसलिए टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है हर तरह के एक्सपेरिमेंट में, हर तरह की एग्जांपल में। तो अब अगर आप एक देखते हैं, हमने ये जो डिस्कशन की है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं इस पर। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ बर्न गैसेस मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द रॉकेट। तो बर्न गैसेस का जो मोमेंटम था वो फ़र्ज़ किया बराबर था किसके जी? mv के, और जो मोमेंटम ऑफ रॉकेट है वो बराबर है कैपिटल mv के। तो ये दोनों बहरहाल मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन में तो ये अपोजिट हैं। अगर आप डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो माइनस का साइन भी लगाएंगे। तो बहरहाल ये अगर आप दोनों साइडों को t से डिवाइड कर दें, ये देखिए हमने t से डिवाइड कर दिया, तो ये तो आ जाएगा मैस पर यूनिट टाइम विच विल बी बर्न आउट फॉर द गैसेस, कि एक यूनिट टाइम के अंदर उनका कितना मैस बर्न हो रहा था, ये हम पहले इसको बता चुके हैं। इसको हमने m डैश लिखा था, तो ये बन जाएगा m डैश v, क्योंकि गैसेस का तो मैस आप ले ही इस फॉर्म में सकते हैं जिस तरह से हमने कल देखा था ना कि जो फोर्स इज़ ड्यू टू
वाटर फ्लो में भी हमने देखा था कि जो भी चीज़ फ्लो कर रही होती है उसका मैस फिर हम फिक्स नहीं कर सकते, उसको मैस पर यूनिट टाइम में ही लेना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसको टी के साथ डिवाइड किया ताकि एक यूनिट टाइम में पता चले कि मैस जो है कितना बर्न हो रहा है। उसको मैंने एम डैश लिख दिया, माइनस एम डैश वी, ये बराबर आ जाएगा एम, ये वी ओवर टी, ये क्या चीज़ है, ये है वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, और ये टाइम जो है इसके साथ जब इसको डिवाइड किया तो ये एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉकेट आ गया, क्योंकि वेलोसिटी ओवर टाइम तो एक्सेलेरेशन के बराबर होता है। लिहाजा आप देखेंगे कि माइनस एम डैश वी ओवर कैपिटल एम इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ द रॉकेट। ये रॉकेट एक ऐसी चीज़ है जिसका एक्सेलेरेशन इंक्रीज़ होती है। बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं हमारे पास लाइफ के अंदर जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन से मूव करती है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है वो उसकी स्पीड भी बढ़ती है लेकिन उसका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है, जिसमें जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर आती है। लेकिन इसमें रॉकेट जो है ये एक ऐसी एग्जांपल है हमारे पास रेगुलर लाइफ में जिसका एक्सेलेरेशन बढ़ेगा। वजह देखें, इसमें एम डैश वी, तो चलो ये हम मान लेते हैं, ये एम डैश कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट भी वैसे मुसलसल बढ़ती रहती है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। मैं एक पैरामीटर जिसके ऊपर आपको गौर करवाना चाहता हूँ वो ये है, वो है मैस ऑफ द रॉकेट। मैस ऑफ द रॉकेट जो है वो मुसलसल डिक्रीज़ होता जाता है। वजह, क्योंकि 80% जो है मैस जो है वो फ्यूल होता है। 80% मैस ऑफ द रॉकेट जो है वो फ्यूल की फॉर्म में है। तो इसलिए मतलब जैसे जैसे रॉकेट ने ऊपर जाना है तो रॉकेट का जो फ्यूल है वो बर्न होता जाएगा, मैस उसका डिक्रीज़ करता जाएगा, तो एक्सेलेरेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैस और एक्सेलेरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दिस रिलेशन शोज दैट एक्सेलेरेशन रॉकेट विल मूव विद इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन। हम इसको लिख लेते हैं। तो ये बच्चों अभी तक हमारी जो डिस्कशन थी मैंने उसको राइटिंग स्क्रिप्ट में ले आया हूँ कि दिस शोज दैट रॉकेट विल मूव विद इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन एज विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्यूल विल बर्न एंड mass of the rocket will be decrease। तो ये हमारे पास रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में बात ख़त्म होती है। तो कल इंशाल्लाह हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है।